अध्याय 51। जब तू वो ने क्या परिवार को छोड़ा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। ल्यूक परिवार को भोजन परोसने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद वह वास्तव में बहुत नींद में थी। रातों रात जैविक घड़ी कैसे बदल सकती है? उसने अब तक जो प्रयास किया वह इसलिए भी था क्योंकि वह क्या परिवार के जोड़े की त्रासदी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। ल्यूक परिवार इत्मीनान से अंडा नूडल्स खा रहा था। सी वू ने देखा कि यह व्यक्ति अंडे का सफेद भाग साफ सुथरा खा रहा था, लेकिन उसने अपनी चॉपस्टिक से अंदर की जर्दी को नहीं छुआ और उसे किनारे की ओर इशारा भी किया। वह वास्तव में अवाक थी। ठीक है, लू वू परिवार की काली सूची में एक और चीज जुड़ गई थी, अंडे की जर्दी। सी वू ने अपना गाल ऊपर उठाया और उसे अंडे के नूडल्स का कटोरा खाते हुए देखा जैसे कि यह किसी तरह का स्वादिष्ट व्यंजन हो। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद उसका पूरा शरीर अचानक थक गया और वह अचंभित होकर सोफे पर सो गई। वह बिल्कुल भी चुस्त दुरुस्त नहीं थी, कहीं भी सोना ठीक था। लेकिन जब वह अगली सुबह उठी तो उसने खुद को फिर से कंबल के नीचे पाया। इतना ही नहीं, उसके बगल में कोई लेटा हुआ था। वो ने अपना सिर झुकाया। जिस तरह से ल्यूक नगुजिया ने उसे गले लगाया वह किसी बच्चे द्वारा टेडी बियर को गले लगाने से अलग नहीं था। यह बिस्तर बड़ा नहीं है, 2 लोगों के सोने पर थोड़ी दिक्कत होती है, विशेष रूप से ल्यूक नगुजिया जैसे लंबे व्यक्ति को सोने के लिए अपने पैरों और हाथों को मोड़ना पड़ता है। उसने यह भी सोचा कि उसके इस स्तर के साथ वह निश्चित रूप से परेशान होगा, लेकिन लू वू जिया की भौहें भी नहीं झुकीं, वह गहरी नींद में सो रहा था। सी वू को याद आया कि पिछली बार जब उसने गलती से उसे जगा दिया था तो उसे बिस्तर पर दबा दिया गया था और गला घोंट दिया गया था। वह पहले उठना चाहती थी लेकिन ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगर कोई और उसे पकड़ रहा होता तो सी वू खुद को सम्मोहित कर सकती थी कि वह सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन अब उसे पकड़ने वाला व्यक्ति लू वू जिया था। इस व्यक्ति को अपने बगल में लेटा देखकर मुझे सचमुच खून की उल्टी आने लगी है। 10 मिनट से भी कम समय में वह इसे और नहीं रोक सकी। उसने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया, अपना मुंह ढक लिया और खांसने लगी। शोर बहुत तेज नहीं था, लेकिन लू वू जिया को जगाने के लिए यह काफी था। इससे पहले कि सी वू कुछ कर पाती, उस व्यक्ति ने उसका गला घोंट दिया था। पहले तो अजीब लगा, लेकिन अब परिचित। वह पहले की तरह डरी हुई नहीं थी। उसने धीरे से लू वू जिया के हाथों को सहलाया और धीरे से कहा, यह मैं हूँ। लू वू जिया के चेहरे पर अभी भी एक भयंकर और जानलेवा भाव था, लेकिन उसे सी वू के हाथ से ठंडक महसूस हो रही थी। उसकी आंखें कांप उठीं और उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। वह उसे बहुत देर तक घूरता रहा और फिर धीरे से उसे छोड़ दिया। इस बार उसने नियंत्रण खोया, पिछली बार से कम समय में, और बल भी हल्का था। सी वू ने अपनी कमजोर गर्दन को रगड़ा और एक हल्की सांस छोड़ी। यह व्यक्ति जो पर्याप्त नींद नहीं ले पाया था, वास्तव में डरावना था। 5वें गुरु, क्या आप सोना जारी रखना चाहते हैं? वो चुपके से बिस्तर के किनारे पर चली गई, अपने होठों के कोने से खून पोंछने के लिए एक टिश्यू लिया और चतुराई से सुझाव दिया, क्या होगा अगर मैं ल्यूक तिन्हचाओ को तुम्हें लेने के लिए बुला लूं? यह बिस्तर वास्तव में बहुत छोटा है, तुम निश्चित रूप से इस पर आराम से लेट नहीं पाओगी। ल्यूक जिया ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा। वो को अचानक पता चला कि जब वह पहली बार जागा था तो इस व्यक्ति का रूप बर्फ की तरह ठंडा था, उसकी आंखें बेजान थी। न केवल डर कम हुआ बल्कि तेजी से बढ़ गया, जिससे दूसरे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन वो को उसके द्वारा कब तक प्रताड़ित किया गया था? ल्यूक जिया जो अभी अभी जागा था, वास्तव में उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं था।
यह देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, उसके पास बिस्तर से धीरे धीरे नीचे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दूर भागने का इरादा रखती थी। अप्रत्याशित रूप से उसके पैर फर्श को छूने से पहले ही किसी ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे किसी की बाहों में जकड़ लिया। मुझे किसी के बगल में सोने की आदत नहीं है। पहले भी कई लोग थे जो मुझे मरवाना चाहते थे। जब लोग सोते हैं तो यह वह समय होता है जब वे सबसे अधिक लापरवाह होते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप बिना जाने ही मर जाएंगे, लू वुजिया ने उदासीनता से कहा, जैसे कि समझा रहा हो कि उसने किसी का गला क्यों घोंटा। सीयू ने खुद से सोचा, फिर तुम्हें मेरे साथ सोने की क्या जरूरत है? इसके अलावा वह इतनी कमजोर है, क्या लू वुजिया को लगता है कि वह उसे मार सकती है? लू वुजिया ने छोटी लड़की को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसके लिए सीयू की आंखों में विचारों को समझना बहुत ही सरल बात थी। मुझे पता था कि यह तुम हो, इसलिए मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। अन्यथा क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहाँ बैठी होती? सीयू को गले लगाकर सुलाना एक बेहद आरामदायक बात थी और लू वुजिया बेहद संतुष्ट था। लेकिन इतने सालों की आदत इतनी आसानी से कैसे बदल सकती है? वह जाग गया और उसने पास में किसी को पाया, इसलिए उसने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। लेकिन अगर वह व्यक्ति तू वो होता तो यह एक अलग कहानी होती। तो वो अवाक रह गया। क्या ऐसा है? तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले की तुलना में सुधर गए हो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना परेशान होने की कोई जरूरत है। अगली बार बस मुझे अकेला छोड़ दो और बिस्तर पर सो जाओ। सच में, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। नहीं, ल्यू कंगुजिया ने ठान लिया था। इस छोटी बच्ची को सुलाना उसकी कल्पना से परे था। न केवल वह बहुत जल्दी सो गया बल्कि उसकी रात भी सपनों से खाली रही। इसलिए वह इस क्रिया को समाप्त नहीं करना चाहता था। इसकी थोड़ी आदत डाल लो। तू वो, क्या अगली बार भी ऐसा होगा? समस्या यह नहीं है कि वे परिचित हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उसे उसका तकिया क्यों बनना है। ल्यू कंगुजिया मुस्कुराया। उसने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे कहा, बेशक तू वो उसे डांटना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई, इसलिए नाश्ता बनाते समय उसने उसे प्याज के टुकड़े की तरह समझा। उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखा और बिना रुके चटकारे लेने लगा। बचे हुए नूडल्स से उसने नूडल्स का एक कटोरा पकाया, जानबूझकर कटोरे में प्याज भर दिया, फिर उसे बाहर लाया। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। पांचवें मास्टर, मुझे खेद है, आज सुबह मेरा दिमाग बहुत साफ नहीं था। मैं भूल गई कि आप प्याज नहीं खा सकते। ऐसा लगता है कि मुझे नूडल्स का यह कटोरा खुद ही खाना पड़ेगा। लियू वू सोफे पर सीधा बैठ गया। उसका हाथ एक बौद्ध मनके से खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में था। यह देखकर वह बस मुस्कुराया। आपको पहले अपनी दवा लेनी चाहिए। आप इतना अच्छा खा रहे हैं। शायद आपको मद्यपान की आवश्यकता नहीं है। कड़वी दवा बीमारियों को ठीक करती है। मीठे स्वाद वाली दवा। तू वो, तुम बहुत क्रूर हो। ल्यू कंगुजिया की निगरानी में तू वो ने हमेशा की तरह एक घूंट पीने की हिम्मत नहीं की। फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया, जब तक कि वह खत्म होने से पहले ठंडा न हो जाए। ल्यू कंगुजिया का रूप ऐसा था कि अगर वह पीने से इनकार करती तो वह खुद उसके मुंह में पानी डाल देता। तू वो ने सिसकते हुए बिना लिकोरिस के दवा का पूरा प्याला पी लिया। उसका चेहरा कड़वाहट से विकृत हो गया। तभी लू वुजिया ने संतोष में अपने होंठ सिकोड़े। उसने अपने मातातों से सुना था कि यह छोटी लड़की बहुत जिद्दी है। उसे एक कटोरी दवा पीने में बहुत समय लगता है और दूसरे उसे जबरदस्ती पीने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करते। उदाहरण के लिए, अंगरक्षक वास्तव में उसकी दयनीय आंखों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और कुछ भी कठोर कहने की हिम्मत नहीं करते थे। याजी लिन और शेन यू,
जो लंबे समय से उसके प्रशंसक थे, उसे एक बार भी डांटने की हिम्मत नहीं करते थे। इन सब की वजह से यह छोटी लड़की बिगड़ गई और बिगड़ैल बन गई। सीवू लू वू जिया से बहुत डरता था और जब वह उसके पास होता था तभी वह चाल खेलने की हिम्मत नहीं करती थी और एक ही घूंट में सब खत्म कर देती थी। क्या यह ठीक है? असली मद्यपान के बिना इसे पीना वाकई मुश्किल था। लू वू जिया ने जो दवाई लाई थी उसकी खुराक को ध्यान से समायोजित किया गया था। यह जानते हुए कि वह कड़वेपन से डरती है, उसने उसे काफी मीठी दवाइयां दी। यह वास्तव में एक रोलर कोस्टर की सवारी थी। जब सीवू ने ट्रांसमाइग्रेट किया तब भी वह अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना दवा ले सकती थी। अब केवल कुछ महीने ही बीते थे और वह कड़वाहट को सूंघ भी नहीं सकती थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसे अनजाने में लाड़ प्यार दिया गया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सीवू ने देखा कि लू वू जिया ने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, एक गोली डाली और उसे उसके सामने रख दिया। इसे खुद पी लो। नहीं, यह बहुत बहुत कड़वा होना चाहिए। टूवो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और भागने के लिए मुड़ा। ल्यूक नगुजिया ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से खड़े हो गए। टूवो को अभी देखने का समय भी नहीं मिला था कि उसका कॉलर पकड़ लिया गया। छोटी लड़की उदास होकर सोफे पर वापस बैठ गई। उसने सी वू की ठोड़ी उठाई और गोली उसके मुंह में ठूंस दी। सी वू ने विरोध किया, लेकिन जब उसकी जीभ ने गोली को छुआ तो वह अचानक विचलित हो गई। थोड़ा मीठा? यह दवा नहीं, बल्कि एक कैंडी थी। मीठे स्वाद ने उसके मुंह में कड़वे स्वाद को बेअसर कर दिया। उसे विचलित होकर कैंडी चूसते हुए और अनजाने में अपने होंठ चाटते हुए देखकर लू वू की उदासीन नजर तुरंत कोमल हो गई। क्या अभी यह बहुत कड़वा नहीं था? तो उसने उसकी कड़वाहट को दूर करने में मदद की। तू वो दंग रह गया। ल्यूक गुजिया अचानक इतना कोमल हो गया, यह वाकई थोड़ा डरावना था। गुजिया, क्या तुम कुछ कहने जा रहे हो? मुझे इस तरह पुकारना पसंद नहीं है। एक तरह से पूछने पर लू वू जिया ने दूसरे तरीके से जवाब दिया। उसे सी वू की उंगलियां बहुत पसंद आईं। वह उन्हें सहलाने और उनसे खेलने की कोशिश कर रहा था। सी वू ने पूछा, तो? लू वू जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, कुछ नहीं। जब से उसके माता पिता गुजरे हैं वे केवल लू वू जिया नाम ही जानते हैं। साल दर साल वे 3 शब्द कई लोगों के लिए डर बन गए। बहुत कम लोग उसका असली नाम जानते थे। अब तक कोई भी उसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उसे ऐसा कहकर पुकारते थे, आधा सम्मान से, आधा डर से। लेकिन वह नहीं चाहता था कि तू वो उसका सम्मान करे, न ही वह चाहता था कि वह उससे डरे। लेकिन अगर वह उसे ऐसा नहीं कहता तो वह उसे कैसे बुलाए, उसे अभी तक यह समझ नहीं आया था। इतने सालों के बाद उसे अब दूसरों द्वारा उसके असली नाम से पुकारे जाने की आदत नहीं रही। मेरे माता पिता मुझे उयेन हुआ कहते थे। उयेन का मतलब है गहरा, हुआ का मतलब है सामंजस्यपूर्ण, यिन और यांग। उन्होंने मुझे यह नाम इस उम्मीद में दिया था कि मैं सुरक्षित रूप से बड़ा हो सकूं। जब मैं छोटा था तो किसी ने कहा कि मेरा भाग्य बहुत बुरा है, कि मैं आसानी से कम उम्र में मर जाऊंगा। इसलिए उनके पास मेरे भाग्य को सुधारने की उम्मीद में मुझे अभ्यास करने के लिए एक मंदिर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब से लेकर जब तक वे दोनों नहीं गुजर गए, मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। यह नाम फिर कोई मुझे नहीं पुकारता। लू वू जिया बौद्ध मोतियों से खेल रहा था। उसका रवैया ठंडा था, जैसे कि वह किसी और के बारे में बात कर रहा हो, न कि उसके बारे में। यह पहली बार था जब सी वू ने लू वू जिया की पृष्ठभूमि के बारे में सुना था। दरअसल उसने पहले भी लू जिंग झो से पूछा था, लेकिन वह बेहद झिझक रहा था, कुछ भी न जानने का नाटक कर रहा था।
कोई आश्चर्य नहीं कि लू वू जिया के शरीर पर इतनी जानलेवा आभा थी। सी वू की आंखें उसके सिर के ऊपर काले बादल को गौर से देख रही थी। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो यह वास्तव में एक अप्रिय जीवन होता। हालांकि सी वू को लू वू जिया के शरीर पर कोई दुख महसूस नहीं हुआ। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे यह कहते हुए सुनकर सी वू को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी। यह नाम उयन हुआ है। यह वाकई बहुत अच्छा है। ल्यूक nguजिया ने उसकी ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, मुझे दूसरे लोगों द्वारा इस तरह पुकारे जाने की आदत नहीं है। तू वो वह ही थी जो जिज्ञासु थी। लेकिन अगले ही सेकंड ल्यूक nguजिया के होठों पर एक मुस्कान की झलक थी। लेकिन तुम मुझे इस तरह पुकार सकती हो, इसे इतना सुनने से तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने के लिए तू वो को गले लगाना पसंद करता था। इतना सोता था कि शायद एक दिन उसे इस एहसास की आदत हो जाए कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। इस आलसी शुतुरमुर्ग ने हिलने से मना कर दिया, इसलिए उसे पहल करनी पड़ी। ल्यूक nguजिया एक व्यस्त व्यक्ति था और थोड़ी देर बैठने के बाद उसे ल्यूक तिन्हचाऊ ने उठा लिया। ऐसा कम ही होता था कि तू वो को फिल्म देखने न जाना पड़े। वह घर पर खाली थी और उसे कुछ भी करने को नहीं था। मूल रूप से उसका इरादा नए अध्याय को अपडेट करने का था, लेकिन किसी तरह कलम पकड़े हुए उसने लू वुजिया की कही बात को याद किया। अंत में वह ठीक से चित्र नहीं बना पाई, इसलिए वह रुकी, अपना कोट पहना और टहलने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई। शायद इसलिए कि यह कमरा बहुत छोटा था और दूसरा व्यक्ति एक और रात के लिए रुका था। तो वो को लगा कि लू nguजिया की सांस ने पूरे स्थान पर आक्रमण कर दिया है। यहाँ बैठना वास्तव में उपयुक्त नहीं था। लेकिन जैसे ही वह नीचे चला गया, तो वो ने एक परिचित आकृति देखी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने शोर सुन लिया था और वह पीछे मुड़ा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा थकान से भरा हुआ था। ए लैम, तू वो ने अपने छोटे भाई को आश्चर्य से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? नींद नहीं आ रही है? इससे पहले मास्टर ल्यूक ngू ने जानबूझकर अदरक के सूप में नींद की गोलियां डाल दी थी। तू वो को लगा कि वह भाग्यशाली है कि काई लैम को अपने माता पिता की दयनीय स्थिति देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तार्किक रूप से उसे इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए था, तो फिर वह अचानक उसके घर क्यों आ गया? क्या तुम यहाँ बहुत देर से हो? तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? सी वू ने जी लिन के हाथ को पकड़ लिया और पाया कि उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह लंबे समय से यहाँ खड़ा रहा होगा, इसलिए उसने जल्दबाजी में उसे कमरे में धकेल दिया। यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह बोल रहा था, जी लिन ने अचानक से उसके कंधे को छोड़ दिया। सी वो अपने अचानक गले से भयभीत हो गया था। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया और अपनी पीठ को थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाया। धैर्यपूर्वक पूछा, क्या मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ? सी वो बेवकूफ नहीं था। जी लिन की अभिव्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसके माता पिता ने फिर से कुछ बुरा करने की योजना बनाई थी। आप वापस। आपको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? अध्याय 52। काई लैम ने तू वो को खोजने के लिए दौड़ने से पहले सोचा था कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन जब उसका सामना उसके सामने हुआ तो उसे एक भी शब्द याद नहीं आया। उसका दिल चिंता और भय से भर गया। यदि उसने अपने माता पिता को बहस करते हुए नहीं सुना होता, तो क्या लैम को कभी पता नहीं चलता कि उसकी जैविक माँ दोआन नु लैन का क्या परिवार में विवाह करना गर्व की बात नहीं थी? उसने क्या वान च्युंग के साथ रहने के लिए अपने पूर्व पति को धोखा दिया, गुप्त रूप से गर्भधारण किया तथा अपने बेटे की शादी एक अमीर परिवार में करने के विचार से इन सब कारणों से तुवु को बचपन से ही अपनी जैविक माँ द्वारा त्यागे जाने का दंश झेलना पड़ा।
काई लैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तू वो का दुःस्वप्न था। यदि वह अस्तित्व में नहीं होता तो क्या वान च्युंग जैसा चालाक बूढ़ा लोमड़ी दोआन नू लान जैसी तलाकशुदा महिला से कैसे विवाह कर सकता था? लेकिन यदि क्या वान च्युंग का शरीर बीमार है तो वह किसे दोष दे सकता है? उनकी कई प्रेमिकाएं थीं, लेकिन दशकों तक केवल दोआन नू लान ही गर्भवती हुई, इसलिए उन्हें उससे विवाह करना पड़ा। शायद यदि क्या लैम न होती तो इस जीवन में दोआन नू लान केवल क्या वैन च्युंग की प्रेमिका हो सकती थी, क्या फु नहान नहीं। शादी का धोखा, गुप्त गर्भधारण, उसके पूर्व पति की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वह अपनी जवान बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के पीछे भाग गई। उजागर हुई हर कहानी ने उसके दिल को ठंडा कर दिया, हड्डियों तक ठंडा। काई लैम को यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या तू वो को इन बातों के बारे में पता है या नहीं। अगर वह जानती भी तो उसके सामने आने पर वह क्या सोचती? शायद उसे लगा कि यह छोटा भाई बेशर्म है, उसने स्पष्ट रूप से उसके परिवार को नष्ट कर दिया, और फिर भी उसके पास उसे रिश्तेदार के रूप में दावा करने का साहस था। दरअसल बड़ी बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इस तरह की बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, एक बार शुरू होने के बाद यह अंतहीन हो जाएगा। काई लैम जितना ज्यादा सोचता वह उतना ही ज्यादा डरता जाता। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने अपने माता पिता के घर से चले जाने का इंतजार किया और फिर तू वो को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नीचे खड़े होने के कारण उनमें ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्हें एक कोने में इंतजार करना पड़ा। पहली बार जब उसने तू वो को देखा तो वह बस यह समझाना चाहता था कि वह नहीं जानता कि दोआन नू लान ने क्या किया, लेकिन तुवो के चिंतित भाव को यह पूछते हुए देखकर कि क्या उसे ठंड लग रही है, क्या लैम कुछ और नहीं सोच सका और तुरंत अपनी बहन को गले लगा लिया। बहन, मुझे बहुत खेद है, काई लैम ने तुवो के कंधे पर झुककर धीरे से कहा। वो चुप थी। हालांकि काई लैम ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन वह कारण का अनुमान लगा सकती थी। जी दंपत्ति मेकअप लगाने में बहुत अच्छे हैं, वे स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। वे इतने लंबे समय से अभिनय कर रहे हैं, वे जी लिन को सच कैसे बता सकते हैं। ल्यूक ngू परिवार ने काई कंपनी को लगभग दिवालिया बना दिया था। वे दोनों अब और अभिनय नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तभी काई लैम को होश आया। वो उसकी उलझन को समझ सकती थी। उसने काई लैम की पीठ थपथपाई और पूछा, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ रही है? काई लैम ने उदास होकर जवाब दिया, अगर मैं न होती तो माँ तुम्हें नहीं छोड़ती। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो ने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत ही तर्कसंगत थी। यह तो बस एक बहाना है, बचपन से ही दोआन नू लान मुझे पसंद नहीं करती थी। तुम्हारे बिना भी, तुम्हारे पिता के बिना भी वह मुझे छोड़ने का बहाना ढूंढ लेती थी। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो या नहीं? काई लैम ने अस्पष्ट रूप से हाँ कहा, अभी भी थोड़ा बेवकूफ लग रहा था। वो ने धैर्यपूर्वक समझाया, आपकी बीमारी जन्मजात है, घर का सारा पैसा दवा खरीदने में खर्च हो गया। डुआन रू लान के पास खर्च करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था। वह इस दयनीय जीवन को सहन नहीं कर सकती थी। वह अपने दिल में असंतुष्ट थी। और फिर वह आपके पिता से मिली। यह केवल कहा जा सकता है कि वह बहुत भाग्यशाली थी। वास्तव में उसने बहुत पहले ही तलाक लेने का इरादा कर लिया था। उसने कहा कि वह अभी भी छोटी है, वह आपके द्वारा फंसाई नहीं जा सकती। जी लिन दंग रह गई और थोड़ी देर बाद वह हकलाते हुए बोली, लेकिन मेरी वजह से, माँ। मुझे डर है। मुझे डर है कि आपको डुआन रुलान पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे भी पसंद नहीं करती। वो ने सहजता से बात जारी रखी और उसे सहजता से सिर हिलाते हुए देखकर उसने तुरंत आह भरी
आप डुआन रुलान से अलग हैं। आप अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकालेंगे। मैं हूँ, वह उसकी है। मैं यहाँ यह साबित करने आई हूँ कि मैं उसके काम करने के तरीके का समर्थन नहीं करती। आप मुझसे नफरत क्यों करेंगी? यह पहली बार था जब सी वू ने जी लिन की असुरक्षित उपस्थिति देखी। उसने एक पल के लिए सोचा, उसकी आवाज निश्चितता और आश्वासन से भरी हुई थी। आप मेरे जैविक भाई हैं, यह नहीं बदलेगा। चिंता न करें, मुझे पता है कि कौन ईमानदार है और कौन नकली है। काई लैम ने अनजाने में अपना सिर तू वू से रगड़ दिया। बहुत समय हो गया था जब वह इतना उदास था। सारी रात वह जिस डर और चिंता के बारे में सोचता रहा था, वह कुछ ही मिनटों में तू वू ने दूर कर दिया था। वह सचमुच डरा हुआ था। उसके परिवार ने उसे गर्मजोशी नहीं दी। खाली घर को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह यहाँ का नहीं है। लेकिन जब से तू वो प्रकट हुआ, काई लैम को अचानक पता चला कि उसके रिश्तेदार उतने बुरे नहीं थे जितना उसने सोचा था। हालांकि वह अपनी इस सौतेली बहन से कभी नहीं मिला था, लेकिन पहली नजर में ही उसने उसे असामान्य रूप से गर्मजोशी का एहसास कराया। वह कड़ाके की ठंड में धूप की तरह थी। उसके रूप के कारण जी लिन का ठंडा दिल पहली बार उबल पड़ा। इसलिए उसे हारने का डर था। तो इसका मतलब है, तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे और मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखते रहोगे? काई लैम ने अपना सिर उठाया और सावधानी से पूछा। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर तू वो को एक बुरा विचार आया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा किया। तुमने मुझसे झूठ बोला, बहन। काई लैम तुरंत क्रोधित हो गई। तुम अपनी बात नहीं रखते। तू वो ने धीरे से उसके माथे पर थपथपाया। बेवकूफ। काई लैम ने अपना माथा ढक लिया, उसकी ओर नाराजगी से देखते हुए। उसकी बहन अब भी उससे नफरत करती थी, लेकिन अब काई लैम को पता चल गया कि वह मजाक कर रही थी, और उसने धीरे से कहा, तुम पहले ऐसी नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मूर्ख होती जा रही हूँ। सी वू ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और कुछ कदम आगे बढ़ी। मुस्कुराते हुए उसने जी लिन को देखा। मैं टहलना चाहती हूँ और सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना चाहती हूँ। क्या तुम दोपहर के भोजन के लिए रुकना चाहती हो? हाँ, हाँ, हाँ। जी लिन तुरंत वापस आ गई और जल्दी से सी वू के पीछे भागी। बहन, मैं क्रेफिश खाना चाहती हूँ। तुमने सुबह सुबह क्रेफिश खाई, क्या तुम्हें यह चिकना नहीं लगता? और तुम्हारा धूप का चश्मा और मास्क कहाँ है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम आज रात घर में कदम नहीं रख पाओगी? चिंता मत करो, मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। वे दोनों 10 मिनट से भी कम समय के लिए बाहर गए थे जब एक सुपरकार छोटे से आवासीय क्षेत्र में चली गई और सी वू के घर के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला। डुआन नु लान बाहर निकली। ड्राइवर ने भी ट्रंक से कुछ बैग निकाले। उसने अपने बाल ठीक किए और तू वू के कमरे की ओर देखा। वह लड़की वास्तव में एक नीच व्यक्ति है, जो ल्यूकंगो परिवार की सुनहरी जांग को पकड़े हुए है, लेकिन फिर भी इस दयनीय जगह में रह रही है। वास्तव में गरीब अभी भी गरीब है, शाखा के शीर्ष पर उड़ रही है, लेकिन फिर भी फीनिक्स में नहीं बदल सकती है। डुआन नु लैन की आंखें व्यंग्य से भरी हुई थी। उसने अपने मुंह के कोने को रगड़ा। दर्द ने उसे बहुत नाराज कर दिया। यह घाव कल की लड़ाई का था। उसने अपने चेहरे पर बैंगनी चोट को मुश्किल से ढकने के लिए पाउडर की एक नई परत दबाई। क्या वान च्योंग ने उस पर अपने पूर्व पति की बेटी के साथ अच्छा व्यवहार न करने का आरोप लगाया, जिसके कारण मृत्यु के देवता ल्यूक नगुगिया का जन्म हुआ? लेकिन क्या इसके लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है? अरे, चू तो वो तो कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाती। उसकी आंखों में तो उसकी माँ भी नहीं है। वास्तव में क्यों वान चोंग ने उसे तू वो से माफी मांगने के लिए मजबूर किया?
डोआन नू लान को अपने दिल में बेहद असहज महसूस हुआ। इसका आधार क्या था? यह हमेशा बेटा ही था जो अपनी माँ के प्रति पुत्रवत था, इसलिए माँ के लिए अपने बेटे के प्रति पुत्रवत होने का कोई कारण कैसे हो सकता है? लेकिन क्यू वैन चोंग कंपनी में बुरी खबर से परेशान था। वह गुस्से में उड़ गया और लिविंग रूम में सब कुछ तोड़ दिया। डोआन नू लैन को देखने वाली उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसे लगा कि अगर वह सहमत नहीं हुई तो वह कुछ और भी अपमानजनक करेगा। इन बातों को सामने लाओ। डोआन नू लान एक तरफ खड़ी होकर ड्राइवर को आदेश दे रही थी। बेशक उसने ये उपहार तैयार नहीं किए थे। उसने किसी को ये सब खरीदने के लिए भेजा था। उसे नहीं लगा कि वो उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। उसे सूचित करने के लिए फोन किए बिना ही वह दरवाजा खटखटाने आ गया। वे अभी यार्ड में दाखिल भी नहीं हुए थे कि काले कपड़े पहने 7-8 लोगों ने उन्हें रोक लिया। डोआन नू लैन को पूरे दिन लोगों के इस समूह ने घूर कर देखा था। अब उन्हें देखकर वह तुरंत अपनी आत्मा खोने के बिंदु तक डर गई। लगातार कई कदम पीछे हट रही थी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इन सभी अंगरक्षकों को ल्यूकंगो परिवार द्वारा भेजा गया था। पिछली आग की घटना के बाद वे 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो जहां भी जाता, लोग चुपके से उसका पीछा करते। डोआन नू लान जैसे लोगों के लिए जाने से पहले ल्यूकंगुजिया ने सावधानीपूर्वक निर्देश दिया कि अगर कोई मक्खी या कीड़े आते हैं तो उन्हें बस दूर फेंक देना चाहिए। जितना दूर फेंकना उतना अच्छा है। मैडम काई, क्या आपको कल ठीक से नहीं पढ़ाया गया? नेता ने डोआन नू लान को ठंडे अंदाज में देखा। मिस चू आपको देखना नहीं चाहती। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। डोआन रुलान अंदर से बहुत डरी हुई थी। ये लोग न केवल लंबे और मजबूत थे, बल्कि उनके पास हथियार भी थे। उनकी ताकत पर भरोसा करना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। वह मुस्कुराई और उसे थोड़ा खुश करने की कोशिश की। मैं सी वू की जैविक माँ हूँ। मैं उससे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। नेता ठहाके लगाकर हंसा। वह इस व्यक्ति के साथ काम करने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत कुछ लोग उसे उठाने के लिए आगे आए। डोआन रुलान इतनी डरी हुई थी कि वह मदद के लिए पुकारने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कार में फेंक दिया गया था। कुछ सेकंड बाद ड्राइवर भी अंदर फेंक दिया गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नेता ने खिड़की से डोआन नू लान को देखा। यदि आप नहीं जाते हैं तो मुझे आपको ल्यूकंगुजिया के साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित करना होगा। लू वुजिया नाम डोआन रुलान के लिए दुःस्वप्न बन गया था। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि जब वह वापस आएगी तो उसका पति उसे डांटेगा, उसने ड्राइवर से आग्रह किया, जल्दी करो, जल्दी करो। ड्राइवर भी इन लोगों से बुरी तरह डर गया था। डोआन रुलान के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने गैस पर पैर रखा और भाग गया। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो और पलक झपकते ही वे रिहायशी इलाके से गायब हो गए। लेकिन उपहार वहीं छूट गए। नेता ने देखा, अंदर सब ब्रांडेड कपड़े और गहने थे। तुरंत उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। यह सब फेंक दो, मिस चू को चिंता मत करने दो। डोआन नू लान के दिमाग में वास्तव में एक समस्या है। उपहारों में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है, और उसने यहाँ तक कहा कि वह उसकी जैविक माँ थी। बाहरी लोग सोचेंगे कि वह उसकी सौतेली माँ थी। वो को शायद ही कभी लंबा ब्रेक मिला हो। आखिरकार वह अन्य चीजों को नजरअंदाज कर सकता था और सिर्फ पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से ल्यूकंगो परिवार द्वारा उसका समर्थन किए जाने की खबर पूरे उच्च समाज में फैल गई। बेशक इसमें उनकी सहमति थी, जो आग में घी डालने जैसा था।
जिससे आग और भी भड़क गई। न केवल दोआन नू लान बल्कि अन्य परिवारों ने भी यह समाचार सुना और एक दूसरे से परिचित होने के लिए उपहार तैयार किए, लेकिन इससे पहले कि वे आंगन में कदम रख पाते, उन्हें अंगरक्षकों ने एक एक करके, दो दो करके, किसी को भी मुंह दिखाने का मौका न देते हुए बाहर फेंक दिया। एक समय हुआ थान उयेन के बहुत करीब थे और यहाँ तक कि उन्हें खुइन क्वोक में भूमिका दिलाने में भी मदद की थी। वोंग डोंग भी उनमें से एक है। जब से उसने सुना कि झो सियू वह व्यक्ति है जिस पर लू वू परिवार की नज़र थी, वह इतना हैरान था कि उसका जबड़ा खुला रह गया, लेकिन फिर उसने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्य से वह पहले बहुत कठोर नहीं था। उसने पहले ही जू किंगयुआन द्वारा सियू को बदनाम करने के लिए कहे जाने के मामले को संभाल लिया था। अगर लू वो परिवार को पता चल गया, वांग डोंग काश कि वह समय को पीछे मोड़ सकता और खुद को मार सकता, लेकिन उसे जो करना था वही करना था। अभी वह केवल सियू के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का एक तरीका खोज सकता था। अगर कुछ हुआ तो वह केवल जू किंगयुआन को दोषी ठहरा सकता था। आखिरकार वह नहीं था जिसने इसे शुरू किया था। वह वाकई बहुत विचारशील था, लेकिन वास्तविकता हमेशा क्रूर होती है। बाहर निकाले जाने से पहले उसने तू वू का चेहरा भी नहीं देखा था। वह केवल निराश होकर घर जा सकता था। तू वू को नहीं पता था कि नीचे इतनी सारी चीजें हो चुकी थी। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। होआनघे के साथ उसका अनुबंध एक मुफ्त अनुबंध था, इसलिए कोई भी उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन सहायक थाम दुयत अत्यधिक काम में व्यस्त हैं। हर दिन चुनने के लिए टू वू के विज्ञापन लाते रहते हैं। टू वू वास्तव में उसे प्रभावित नहीं कर सका, इसलिए उसे प्रवक्ता के रूप में एक परिवार को चुनना पड़ा तथा अन्य को मना कर दिया। इसके अलावा सीयू घर पर बैठकर लगातार अपडेट करती रही। कुछ दिनों बाद संपादक मू यान ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया, बेहद खुश। जिन ली, आपने मुझे पहले बताया था कि स्टोरी ऑफ मॉडर्न वारफेयर की मूवी कॉपीराइट बिक चुकी है ना? हाँ, यह सही है। क्या हुआ? सीयू को स्पष्ट रूप से याद था। यह सीरीज वर्तमान में अधूरे खंड में सबसे हॉट सीरीज थी। प्रशंसकों की संख्या बहुत बड़ी थी। कॉपीराइट 1 मिलियन से अधिक बिक चुके थे। मनोरंजन उद्योग ने इस रूपांतरित कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। उस कीमत को आसमान छूते हुए माना जा सकता था और इस वजह से सीयू को अब जीविका चलाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। तुम घर पर हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, आंख मारता सैड स्माइली। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिल्म विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। मो किएन बहुत उत्साहित लग रही थी। यह पहला उपन्यास था जिसे उन्होंने संपादित किया था और जिसे फिल्म के रूप में दिखाया गया। इसका बहुत महत्व था। वह इस खुशी को तू वू के साथ साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। कैमली, आपको क्या लगता है कि मुख्य महिला कौन होगी? अरे, और एक बात, तुम्हें पता है, किसी ने तिल के बीज और कस्टर्ड फिलिंग श्रृंखला की कीमत के बारे में भी पूछा। ओह हाँ, मैंने कैट फादर श्रृंखला के लिए ऑटिस्टिक बच्चों के लिए धन उगाने वाले संघ से संपर्क किया है। निकट भविष्य में इसे बढ़ावा देने में सहयोग करने की योजना बना रहा हूँ। एक कंपनी को पता चला कि आपके पास एक और सीरीज है और उसने बिना विषय वस्तु पढ़े ही उसे खरीदने के लिए कहा। अब आप वह प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अपना हाथ जला सकते हैं। टू वू ने पलकें झपकाईं। यह इतना भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। वास्तव में तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? मू यान ने पहले ही गणना शुरू कर दी थी। जिन ली, फैशनेबल स्ट्रेटेजी कास्टिंग चरण में है। वे आपको एक सलाहकार के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आखिरकार आप लेखक हैं। आपको कथानक से बहुत परिचित होना चाहिए। इसे अनुकूलित करना आसान होगा।
सीयू वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि अगर जिन ली की पहचान सार्वजनिक कर दी गई तो इससे किस तरह के परिणाम होंगे। इसलिए उसने चतुराई से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। मुझे चालक दल की क्षमता पर विश्वास है और मेरे पास पांडुलिपि भी है। मुयान उत्साह की स्थिति में था। सीयू के शब्दों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, उत्साह से भरा हुआ था। महिला प्रधान भूमिका के बारे में आपको कौन सी अभिनेत्री पसंद है? मुझे लगता है कि जो सियू खराब नहीं है। मैं वास्तव में शो अविश्वसनीय चुनौती में उसके द्वारा खटखटाया गया था। बाहर से वह एक सफेद खरगोश की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से वह बुरी और अंधेरी है। क्या आपको नहीं लगता कि वह महिला प्रधान भूमिका के लिए बहुत उपयुक्त है? जिनली, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? कुछ कहो। सीयू, वह अब और नहीं कहना चाहती थी। अध्याय 53। टूवू को डर था कि अगर मोकियन बोलना जारी रखेगी तो वह खुद को समझा लेगी। इसलिए उसने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा, बहन मोकियन, मैं जानती हूँ इसे फिल्म में रूपांतरित कर पाना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक अभिनेताओं के नामांकन का सवाल है, फिल्म क्रू को खुद ही फैसला करने दे। हमें इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोकियन ने सोचा कि यह सही था, हालांकि वह वास्तव में चू तुवू को पसंद करती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चुनने का अधिकार फिल्म चालक दल के हाथों में था। अनुबंध पर कैम ली को केवल उस अभिनेता को बदलने का अधिकार था जिसे वह असंतुष्ट महसूस करती थी। ओह ठीक है, मुझे इस श्रृंखला को फिल्म में रूपांतरित किए जाने के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। मोकियन को अचानक याद आया और उसने तुरंत निर्देश दिया, बस संक्षेप में कह दो, पेंटिंग और राइटिंग फिल्म क्रू के साथ चर्चा करके पीआर में तुम्हारी मदद करेगी। बोलने के बाद म्यू यान ने सोचा, वास्तव में फैशनेबल रणनीति को बहुत अधिक प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह पहले से ही प्रसिद्ध थी, हमेशा किसी कारण से गर्म खोज पर थी, और जिन ली जैसे हास्य लेखक भी पहली बार मिले थे। सीयू सहमत हुए। कॉल समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए उसने कुछ समय सोचा और जिन ली के वीबो पर एक स्टेटस पोस्ट किया, @500 साल फिर से जियो जिन ली। बस संपादक से एक संदेश मिला, फैशनेबल रणनीति एक फिल्म में रूपांतरित होने वाली है। हर किसी का पुरुष भगवान वास्तविक जीवन में कदम रखेगा। खुश? आश्चर्यचकित? कैम ली बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। या तो नए अध्याय अपडेट करती हैं या अपने मूर्ख छोटे भाई के चित्र पोस्ट करती हैं। वह शायद ही कभी असंबंधित चीजें पोस्ट करती हैं, इसलिए उनके सभी फॉलोअर्स असली प्रशंसक हैं। यह लेख अभी प्रकाशित हुआ है और इसने काफी हलचल मचा दी है। फैशनेबल रणनीति किस लिए अनुकूलित है? क्या आप पुरुष और स्त्री देवताओं को प्रत्यक्ष देख सकते हैं? प्रशंसक तुरंत चिल्ला उठे, हे भगवान, कैम ली सचमुच अद्भुत है। इसे परिवर्तित करें। क्या आपने अभी तक कोई अभिनेता चुन लिया है? स्क्रिप्ट कैसी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म कब बनाई जाए। @कैंडी, मैं रो पड़ी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस श्रृंखला को अनुकूलित किया गया तो मुझे नहीं पता कि यह कितनी लड़कियों के दिलों पर कब्जा कर लेगा, लेकिन आज मैंने एक घोषणा देखी कि यह अनुकूलित होने वाला है। कैम ली, तुम एक आत्मा बन गई हो, है ना? @म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने यार्ड के चारों ओर 10 चक्कर लगाए। शुरू से अंत तक मैं बस इसी दिन की कामना करता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। बहुत मोटा हूँ। क्या करूँ? क्या मैं ही अकेला हूँ जो अभिनेताओं की परवाह करता हूँ? कहानी के सभी पात्र सुंदर हैं। मुझे डर है कि कोई भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है और दुर्भाग्य से फिल्म एक आपदा बन जाती है। ब्रेज्ड फिश फिन। कौन कहता है कि कोई नहीं है? मैं KYCA की सिफारिश करता हूँ। कैम ली, के का प्रशंसक नहीं है।
अगर वह शामिल होता है तो कैम ली निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। @ले ट्वीट स्ट्यूड विद रॉक शुगर। हालांकि संभावना बहुत अच्छी नहीं है। मैं ऑन वियन को नामांकित करना चाहता हूँ। फिल्म किंग सौम्य भूमिकाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। @चैंपियन। आप क्या सोच रहे हैं? क्यू का और ओन एन दे की स्थिति के साथ वे इस तरह के मूर्ति नाटक में कैसे भाग ले सकते हैं? अनिच्छा से क्या करें? छोटी सूखी मछली। मैं और अधिक अनिच्छुक होना चाहता हूँ। कैम ली निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। लोगों की उम्मीदें आप पर टिकी हैं। वो आजकल पाठक अधिकाधिक विचारशील होते जा रहे हैं। वो ने भी बहुत अधिक उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह उसका पहला काम था जिसे रूपांतरित किया गया। निश्चित रूप से उत्पादन में बहुत अधिक निवेश नहीं होगा। जब तक फिल्मांकन सुचारू रूप से पूरा हो जाता है, वह संतुष्ट होगी। लेकिन प्रशंसकों का उत्साह देखकर वो का दिल बहुत खुश हो गया। इतने सारे लोगों को उसका काम पसंद आ रहा था और चुपचाप उसके पीछे जयकारे लगा रहे थे। यह उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। हालांकि क्वीन क्वोक की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रमोशन अभी शुरू ही हुआ है। वो को काम पर वापस आने से पहले आधे महीने भी आराम नहीं मिला है। थाम दुएत, जो इतने लंबे समय से आजाद थी, आखिरकार कुछ करने को मिल गई थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके बिल्कुल विपरीत वो थी, जिसका चेहरा नींद से भरा हुआ था और वह जम्हाई ले रही थी। बहन वो, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं आई हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो? हम दुएत ने असमंजस में पूछा। मेरे पास करने के लिए काम है, वो ने सहजता से कहा कि फिल्मांकन के कारण अध्यायों की प्रगति बहुत धीमी थी। उसने इस छुट्टी का फायदा उठाते हुए तुरंत इसकी भरपाई कर दी, नहीं तो पाठक हंगामा कर देते। न्यू यान ने मॉडर्न स्ट्रेटेजी की स्क्रिप्ट भी भेजी, उसे थोड़ा संपादन करने में मदद करने के लिए कहा और कहा कि यह क्रू का विचार था। वो के पास थोड़ा बचा हुआ समय बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और बड़ी मुश्किल से कल इसका संपादन पूरा किया। इस तरह लगातार काम करते हुए सौभाग्य से ल्यूक नगु परिवार द्वारा लाई गई दवा बहुत प्रभावी थी, अन्यथा वो आज निश्चित रूप से खड़ा नहीं हो पाता। थम दुएत को नहीं पता था कि उसके पास एक और नौकरी भी है। उसने दुखी होकर सोचा, क्या वो ने सभी विज्ञापन अनुबंधों को ठुकरा नहीं दिया था? वो ने सहायक की जिज्ञासा को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर ऊपर उठाया ताकि मेकअप आर्टिस्ट पाउडर लगा सके। मेकअप आर्टिस्ट एक अधेड़ उम्र की महिला थी। शायद उसका पहले से ही एक बच्चा था, इसलिए उसने इस नाजुक और कोमल छोटी लड़की को स्नेह से देखा। उसने देखा किसी वो का चेहरा कई दिनों की पागलपन भरी मेहनत से पीला पड़ गया था, इसलिए वह खुद को कुछ और सवाल पूछने से नहीं रोक पाई। तुम किस तरह का मेकअप चाहती हो? स्टेज पर रोशनी बहुत तेज है। अगर यह बहुत गहरा है तो तस्वीरें लेते समय यह तैलीय लगेगा, लेकिन अगर यह बहुत हल्का है तो यह बेजान लगेगा। आम तौर पर मेकअप आर्टिस्ट इतनी दूर तक नहीं जाते और अपने आप ही भारी मेकअप लगा देते हैं। कई कलाकार इस बिंदु पर गिर जाते हैं और जब वे मंच पर जाते हैं तो उनके चेहरे बेहद अस्वाभाविक दिखते हैं। वो ने निश्चित रूप से उसके अच्छे इरादों की सराहना की और जल्दी से धन्यवाद कहा। हल्का मेकअप ठीक है। दर्शकों को मेरी ऐसी ही शक्ल देखने की आदत है। यह ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट सहमत हो गया। इस बार वो और क्वीन क्वोक के मुख्य कलाकारों ने तिनतु ब्रॉडकास्ट रूम नामक एक लाइव प्रसारण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य सामग्री कलाकारों से पूछना और ऑनलाइन लाइव प्रसारण करना था। चूंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रचार प्रसार करना था, इसलिए अधिकांश मुख्य कलाकार वहां उपस्थित थे। सोचते समय
तुवु ने अचानक कमरे में एक असंतुष्ट आवाज सुनी, तुमने थान उयेन पर इतना मेकअप क्यों किया? तुवु ने वहां की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आईने में देखा। हुआ थान उयेन को पता ही नहीं चला कि वह कब आ गई। कई दिनों तक उसे न देखने के कारण उसका आत्मविश्वास काफी हद तक खत्म हो गया था। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसका सहायक अहंकार से मेकअप आर्टिस्ट को उसका मेकअप दोबारा करने का आदेश दे रहा था। मेकअप आर्टिस्ट शो का सदस्य होता है। एक बार जब कोई आर्टिस्ट शो में शामिल हो जाता है तो उन सभी का मेकअप स्टाइल एक जैसा होना चाहिए। इस असिस्टेंट की तरह बहुत कम लोग ही इतने डिमांडिंग होते हैं। स्टार ब्रॉडकास्टिंग रूम की रेटिंग बहुत अधिक है। जो कलाकार भाग ले रहा है वह सुंदर चेहरा नहीं रखना चाहता है। वे मेकअप कलाकार को अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हैं? यहाँ तक कि प्रसिद्ध सुपरस्टार भी ऐसी अनुचित मांग नहीं करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट का चेहरा तुरंत खराब हो गया और जू किंगयुआन ने उसे रोकने के लिए कहा, जियाओ लिन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हर कोई एक जैसा है। मैं बहुत अलग नहीं होना चाहती। यह शांति प्रस्ताव जैसा लगता है, लेकिन कुछ न कहना ही बेहतर है। सहायक ने उसके लिए चीजें मुश्किल बना दी। उसने वह सब कुछ कह दिया जो उसे कहना था, इससे पहले कि वह कहे कि ठीक है। उसने यह बात शुरू में क्यों नहीं कही? क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से उसकी नाराजगी नहीं दर्शा रहा था? मेकअप आर्टिस्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुई हूँ, लेकिन स्टार बनने की बीमारी पहले ही हो चुकी है। अगर यह पहले होता तो हुआ किंगयुआन निश्चित रूप से उसे रोक देता, लेकिन हाल ही में वह जो भी करती है वह आसानी से नहीं होता। हर फिल्म में महत्वपूर्ण क्षण पर समस्याएं आती हैं। उसके बाद कोई भी निर्देशक उसे आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करेगा। हुआ थान उयेन को बेशक पता था कि इसके पीछे काई लैम का हाथ है, लेकिन यह जानकर वह और भी अधिक परेशान हो गई। इतना ही नहीं, जिन निवेशकों के उसके साथ अच्छे संबंध थे वे किसी अज्ञात कारण से व्यस्त थे और हुआ किंगयुआन कई बार अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी उनसे नहीं मिल सका। वह मूर्ख नहीं थी। वह यह कैसे नहीं देख सकी कि लोग उससे बचना चाहते थे, लेकिन वह वास्तव में समझ नहीं पाई। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे लोग नाराज हों, है न? फिल्म क्वीन क्वोक में उनका अभिनय समाप्त होने के बाद से उन्हें कोई और अनुबंध नहीं मिला है। इस लाइव प्रसारण में मुख्य अभिनेत्री का शामिल होना आवश्यक था। हालांकि हुआ किंगवान का प्रदर्शन दयनीय रूप से छोटा था, फिर भी उसे तीसरी महिला प्रधान के रूप में गिना गया। यही कारण है कि उसे शो में भाग लेने का अवसर मिला। अपना चेहरा दिखाने का दुर्लभ अवसर पाकर हुआ थान उयेन निश्चित रूप से चाहती थी कि उसका चेहरा थोड़ा सुंदर दिखे। वह अपने दिल में नाराजगी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने समय रहते अपने सहायक को परेशानी पैदा करने से नहीं रोका। हुआ थान उयेन ने अपना सिर उठाकर आईने में देखा, अचानक एक परिचित आकृति को पहचाना। उसके चेहरे पर तुरंत भाव उभर आए। यह फिर से चू तुवु है। हुआ थान उयेन को स्पष्ट रूप से याद है कि कुछ दिन पहले निदेशक वोंग ने उसे फोन करके अपमानित किया था। उसे डांटा था कि वह तुवु को बदनाम करने के लिए किसी को नौकरी पर न रखे और उसे भविष्य में उसे न छूने की चेतावनी दी थी। हुआ थान उयेन को समझ नहीं आया। उसके पूछने पर भी वोंग डोंग ने कारण बताने से इनकार कर दिया। उसने नहीं सोचा था कि वांग डोंग कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था। वह न केवल तुवु की चापलूसी नहीं कर सका, बल्कि उसे ल्यूक ngू के अंगरक्षक ने दरवाजे से बाहर भी फेंक दिया। अगर यह बात फैल जाती तो वह अपना मुंह कहाँ रखता? हुआ किंगयुआन को अंदरूनी और बाहरी बातें नहीं पता थी। यह सोचकर कि वांग डोंग को झो सियू द्वारा मंत्रमुग्ध सूप के साथ डाला गया था और यहाँ तक कि इस हद तक सावधान था। सियू ने हुआ किंगयुआन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उनमें से दोनों मूल रूप से एक ही रास्ते पर नहीं थे। सीयू ने केवल उसके साथ हवा की तरह व्यवहार किया। जब उसने अपना मेकअप पूरा किया और जाने वाली थी, तो अप्रत्याशित रूप से हुआ थान उयेन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू वो, बहुत समय हो गया मिलते हुए, तुमने तो हालो भी नहीं कहा, बहुत ठंड है। थाम दुएत ने भौहें सिकोड़ी और खंडन करना चाहा, तो तू वो ने उसका हाथ थपथपाया, उसे संकेत दिया कि अभी अधीर न हो। तू वो की नजरें हुआ थान उयेन के बाएं हाथ पर लगे घाव पर टिकी थी। जलने पर घाव पर पपड़ी जम गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दवा ठीक से नहीं लगाई गई थी, जिससे एक बड़ा निशान रह गया था। चाहे यह जानबूझकर किया गया हो या नहीं, हुआ थान उयेन ने एक लंबी पोशाक पहनी थी जिससे उसकी बाहें उजागर हो गई, जिससे उसके घाव के निशान सबके सामने आ गए। तू वो ने यह भी सोचा कि जब हुआ थान उयेन बाद में मंच पर जाएगी, तो वह निश्चित रूप से एक ऐसा कोण चुनेगी ताकि कैमरा इस पूरे निशान को कैद कर सके, फिर इसके बारे में शिकायत कर सके। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मिस हुआ बहुत सावधानी बरतती हैं। मुझे डर है कि आप मंच पर बाकी सभी से अलग दिखेंगी, तो आप अपनी बाहों को ढकने वाली कोई और पोशाक क्यों नहीं पहन लेती? हुआ थान उयेन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उस निशान को छूना चाहा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसने अनिच्छा से खुद को रोक लिया। वह वाकई बहुत दुखी थी। पहले वह घाव का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर डॉक्टर के कहे अनुसार दवा नहीं लगाई। इसलिए भले ही घाव अब ठीक हो गया था, लेकिन इसने एक बेहद भद्दा निशान छोड़ दिया। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह, सीयू, आपका शो खत्म होने के बाद क्या आप एक नया अनुबंध स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि आप पिछले कुछ दिनों से घर पर ही रह रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। निर्देशक लियांग और ख्विना क्वोक के लिए धन्यवाद। आप थोड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। आपको निश्चित रूप से कुछ विज्ञापन प्राप्त करने का अवसर जब्त करना चाहिए। हुआ थान उयेन के एक दुखते स्थान पर चोट लगी थी। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थी। अब तक वह काई लैम को दोष नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी तुवो के सिर पर डाल दी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुवो ने उसके बारे में बुरा कहा था, इसलिए काई लैम ने उसके साथ ऐसा किया। तुवो को पहले से ही पता था कि काई लैम जानबूझकर हुआ थान उयेन को फंसाना चाहती थी, ताकि वह किसी भी फिल्म क्रू में भाग न ले सके। वह हंसी और अपने छोटे भाई को एक और चाकू काटने में मदद की। विज्ञापन इतने सारे हैं, मैं उन सभी में से नहीं चुन सकती। हुआ किंगयुआन के चेहरे का रंग गहरा होता देख सीयू ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें परेशान करने का डर है, इसलिए मैंने सब कुछ मना कर दिया। क्या तुमने मुझे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए कहा था? म्यू, मुझे उम्मीद है कि हर कोई भावना का समर्थन करने के लिए एक सितारा देता है। LT 3 अध्याय 54। तुवो के पास हुआ थान उयेन पर बर्बाद करने के लिए ऊर्जा नहीं थी। यह उल्लेख करने की तो बात ही छोड़िए कि ड्रेसिंग रूम में बाहरी लोग भी थे। यहाँ बहस करना उनके लिए हंसी का पात्र बनने से अलग नहीं होता, इसलिए उसने केवल कुछ वाक्य कहे और चली गई, जिससे हुआ थान उयेन वहीं खड़ा रह गया, शर्मिंदा और स्तब्ध। कर्मचारियों द्वारा उसकी ओर इशारा किया जा रहा था। क्या हुआ किंग वान ने नहीं कहा था कि वह झोउ सी वू की अच्छी दोस्त थी, लेकिन पहली नजर में वह ऐसी नहीं लगती। तुम एक सेलिब्रिटी की बातों पर यकीन करते हो? मुझे भी लगता है कि हुआ थान उयेन जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। अगर मैं होता तो मुझे भी गुस्सा आता। हाँ, क्या वह जिस तरह से बात करती है वह जानबूझकर परेशानी पैदा नहीं कर रही है? हालांकि ये लोग बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम इतना बड़ा नहीं था, इसलिए हुआ किंगवान ने काफी कुछ सुन लिया। चाहे वह कितनी भी शर्मिंदा और गुस्से में क्यों न हो,
वह वहां से जा नहीं सकती थी क्योंकि उसने अभी तक अपना मेकअप पूरा नहीं किया था। उसे कुर्सी पर चुपचाप बैठना पड़ा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चू तू वो सचमुच उसकी दुश्मन है। अपने पिछले जीवन में इस दुष्ट महिला ने लगातार कई परिवार और उससे जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया था। हुआ थान उयेन के खिलाफ अनगिनत बार साजिश रची गई थी और वह इतनी डरी हुई थी कि वह प्लेग की तरह उससे दूर रहती थी। इस जीवन में हुआ थान उयेन को भविष्य का पता था और उसने सोचा कि वह चू तुवु को दबा सकती है, लेकिन किसी कारण से वह पागल नहीं हुई या काई परिवार से बदला नहीं लिया। काई लैम ने भी उसकी परत दर परत रक्षा की। हुआ थान उयेन की योजना हर बार विफल हो जाती थी। उसने हार मानने के बारे में भी सोचा लेकिन वह तैयार नहीं थी। किस आधार पर? उसके पिछले जीवन में उसके पास सब कुछ था, प्रसिद्धि, पैसा, प्रेमी। इस जीवन में सिर्फ इसलिए कि तू वो सामान्य हो गई, उसे यह सब फेंकना पड़ा। वे चीजें उसकी होनी चाहिए थी। हुआ किंगयुआन और भी ज्यादा असहज हो गई। जब भी वह सीवू को देखती, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती। उसने आईने में देखा और गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने के लिए कहा। यह शो बहुत महत्वपूर्ण था। उसे परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग क्या करते हैं, लेकिन उसे अपनी सारी प्रतिभा दिखानी थी। अन्यथा उसे अब खुद को बदलने का मौका नहीं मिलेगा। हुआ थान उयेन के दृढ़ संकल्प के विपरीत तू वो बेहद शांत और सहज थी। आखिरकार उसके पास सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए यह नौकरी नहीं थी, इसलिए सामान्य रहना ही ठीक था। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हुए थाम दुएत ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बहन तू वो, यह लड़की हुआ थान उयेन अधिक से अधिक अपमानजनक होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह जानबूझकर आपको निशाना बना रही है ना? तू वो ने कंधे उचकाए। कौन जानता है? वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि हुआ थान उयेन उसके प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों था। वह वास्तव में असहाय था। मुख्य कलाकारों के तैयार होने के बाद निर्देशक ने कहा कि हर कोई मंच पर जा सकता है। सीटें पहले से ही व्यवस्थित थीं। जी लिन और हान तियान तियान, खुइना क्वोक के पुरुष और महिला प्रमुख निश्चित रूप से पहले स्थान पर बैठेंगे, उसके बाद सीयू और फिर जू किंगवान। जब टीजर रिलीज हुआ तो जू किंगयुआन की भूमिका को दूसरी महिला प्रधान के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लियांग ने उनके प्रदर्शन को कम कर दिया, जिससे उन्हें तीसरी महिला प्रधान भूमिका में वापस ले लिया गया। हालांकि क्रू ने स्क्रिप्ट में बदलाव की घोषणा जनता के सामने नहीं की, लेकिन पोस्टर पहले ही बन चुका था। जू किंगयुआन की स्थिति सीयू के पीछे थी। एक समझदार व्यक्ति कैसे नहीं समझ सकता था। यह व्यवस्था देखकर हुआ किंग वान की अभिव्यक्ति तुरंत बहुत अच्छी नहीं हुई। हालांकि वह इसके पीछे छिपे अर्थ को समझती थी, लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसके लिए बोलने की कोई जगह नहीं थी। हुआ थान उयेन के पास अपने दिल में आक्रोश को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मुस्कुराहट को दबाया और मंच पर कदम से कदम मिलाकर चली गई। अतिथि बैठ गए और परिचय शुरू हो गया। एमसी अत्यंत पेशेवर था। उसने स्टूडियो में माहौल को तुरंत गर्म कर दिया तथा अगले भाग की ओर कोई संकेत नहीं दिया। शुरुआती सवाल कठिन नहीं थे, जैसे कि फिल्मांकन के दौरान क्या दिलचस्प था या सबसे यादगार स्मृति क्या थी, लेकिन धीरे धीरे एमसी तेज हो गया। पहला शॉट सीधे टू वो पर निशाना साधा गया। मैंने सुना है कि कास्टिंग के बाद से ही डायरेक्टर लियांग ने आप पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने वीबो पर कई बार आपकी मेहनती और प्रतिभाशाली अभिनेत्री होने के लिए आपकी प्रशंसा भी की है। सीयू, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर लियांग के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, है न? एमसी खिलखिलाकर मुस्कुराए, लेकिन सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। शो निश्चित रूप से रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ध्यान खींचने वाले सवाल पूछेगा,
लेकिन इसके अच्छे और बुरे पक्ष भी हैं। जब तक सेलिब्रिटी इसे बुद्धिमानी से संभालते हैं, वे बड़ी संख्या में प्रशंसकों को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर वे खराब जवाब देते हैं, तो यह सुनकर तूवू ने चुपचाप स्क्रीन की ओर देखा। पूरे टॉक शो का सीधा प्रसारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वह जो भी शब्द कहती है, उसे बिना किसी संपादन या कटौती के ऑनलाइन समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। अगर वह गलती से कुछ गलत कह देती है, तो उसके परिणाम दूसरों को सिर्फ सोचने से ही सिरदर्द दे देंगे। श्री लुओंग मेरे शिक्षक हैं। मैं अपने दिल में उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ सेकंड बाद टू वू ने शांतिपूर्वक और धीरे से बात की। उसकी आंखें कुछ यादें ताज़ा कर रही थी। उसके मुंह के कोनों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। एमसी ने दबाव डाला, तो ऐसा लगता है कि निर्देशक लोंग ने आपको बहुत सारे अवसर दिए। मैंने सुना है कि पहले तो आपका अभिनय केवल एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन क्योंकि निर्देशक लोंग पक्षपाती थे, इसलिए स्क्रिप्ट को संशोधित करना पड़ा। तूवू का चेहरा नहीं बदला। कहावत है, पिता का काम, माँ के कपड़े, शिक्षक के शब्द। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो और एक दिन तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। निर्देशक लोंग एक शिक्षक हैं और प्रतिभा से प्यार करने वाले व्यक्ति भी हैं। वे हम छात्रों को अवसर देते हैं, लेकिन वे हमारा हाथ थामकर कदम दर कदम हमारा मार्गदर्शन नहीं करते। प्रत्येक अवसर की अपनी कठिनाइयां होती हैं। मुझे लगता है कि निर्देशक लोग मुझे इतने सारे अवसर देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में मैं उन्हें अच्छी तरह से पूरा कर सकता हूँ, बिना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किए। एमसी ने सहजता से कुछ बार उसकी प्रशंसा की, लेकिन तूवू के प्रति उसकी दृष्टि नाटकीय रूप से बदल गई थी। अप्रत्याशित रूप से इस कमजोर लड़की ने इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि एक भी कमजोरी नजर नहीं आई। एमसी का लोगों को उनकी मौत के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। सीयू के शांत जवाब को देखकर वह इस बारे में और अधिक नहीं जानना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, बगल में बैठे जू किंगवान ने उसे टोक दिया। यह सही है, निर्देशक लियांग वास्तव में सीयू को पसंद करते हैं। क्रू के लोग एक दूसरे के साथ मजाक भी करते थे कि निर्देशक लियांग वास्तव में अनुचित है। अगर वे अच्छा अभिनय नहीं करते, तो वह उन्हें डांटते थे, लेकिन जब तक वह सीयू थी, चाहे वह कितनी भी बार एनजी अच्छा नहीं करे, वह बस हंसते और संकेत देते ताकि सीयू इसे और आसानी से पूरा कर सके। मंच पर माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया। एमसी को उम्मीद नहीं थी कि हुआ किंगवान अचानक अपना मुंह खोलेगी और सीयू से साफ साफ पूछेगी। वह बीच में क्या बोल रही थी? शब्द छुपे हुए अर्थों से भरे हुए थे। जो लोग नहीं जानते थे, वे सोचते थे कि तूवू की सभी फिल्में एनजी थी और निर्देशक लोग उसे बचा रहे थे, जिससे फिल्म क्रू की प्रगति में देरी हुई। सिर्फ एमसी ही नहीं, काई लैम और हान डीएम के चेहरे भी बहुत अच्छे नहीं थे। हान डीएम ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हुआ थान उयेन को देखते हुए उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि आपने क्या कहा था। उस समय तूवू को तेज बुखार था। वह दृश्य बाहर फिल्माया गया था। उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। निर्देशक लियांग ने तूवू को अस्पताल ले जाने के लिए लगभग एम्बुलेंस बुला ली थी। क्योंकि तूवू ने फिल्मांकन पर जोर दिया था, उन्होंने इसे एक इंडोर दृश्य में बदल दिया ताकि वह बैठ सके। क्या आप चाहते हैं कि निर्देशक लियांग मरीज को उचित व्यवहार करने के लिए डांटे? इस हुआ किंगवान को क्या हो गया है? आज हर कोई यहाँ कुछ प्रचार करने आया है। न केवल समूह के लोग एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे की निंदा और बदनामी भी करते हैं। क्या वह क्वीन क्वोक को शर्मिंदा करना चाहती है? उसके पास दिमाग है या नहीं? हान दीम बेहद असंतुष्ट थी।
वह खुद भी तूवू को बहुत पसंद करती थी और दूसरों को टिड्डे के पेड़ को डांटते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हुआ थान उयेन ने नहीं सोचा था कि हान दीम दीम तूवू से बात करने में मदद करेगा। क्या ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे? दीम दीम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि निर्देशक लोगों को तूवू की बहुत परवाह है। हुआ थान उयेन ने जल्दी से अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ शब्द कह पाती, उसे काई लैम ने बीच में रोक दिया। उस दृश्य का जिक्र ही न करें। निर्देशक लियांग के व्यक्तित्व को हर कोई जानता है। वह अच्छे अभिनेताओं को बहुत महत्व देते हैं। सी वू के पास क्रू में सबसे कम एनजी है। क्या निर्देशक लियांग द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार करने में कुछ गड़बड़ है? यदि उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से ऐसा कोई रास्ता खोज लेते जिससे हुआ थान उयेन कार्यक्रम में भाग न ले सके। दोनों मुख्य अभिनेताओं ने हुआ थान उयेन का खंडन किया और दृढ़तापूर्वक तूवू का संरक्षण किया। किनारे पर खड़े एमसी को बहुत अजीब लगा। उसने कई बहनों को देखा था जो बाहर से अच्छी दोस्त थी, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करती थी। लेकिन उसने कभी जी लिन और हान तियान तियान जैसी एक मत्ता का दृश्य नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि झो सियू का फिल्म क्रू के साथ रिश्ता खराब नहीं था। मुख्य अभिनेताओं ने उसकी बहुत रक्षा की। सीयू शांत और इत्मीनान से भाव से वहां बैठी रही। जू किंग वान को उन दो लोगों से घिरा हुआ देखकर जब तक कि वह ठंड से पसीने से तर नहीं हो गई, उसकी आंखों में अपना मुंह बंद न रख पाने का थोड़ा अफसोस दिखाई दिया। तभी वह मुस्कुराई। मैं भी प्रिय शिक्षक लियांग के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करती। दुर्भाग्य से निर्देशक लियांग भी शो देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से फिर से लोगों को कोसना चाहेंगे। कृपया मुझे छोड़ दें। एमसी उससे खुश हो गया। जल्दी से उसे एक कदम आगे बढ़ाया, कुशलतापूर्वक विषय को दूसरी दिशा में ले गया। हालांकि यह कहा जाता है कि यह ध्यान आकर्षित करना चाहता है, यह बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, अन्यथा प्रशंसकों की लार शो को डुबोने के लिए पर्याप्त होगी। यह लड़की उठा सकती है और छोड़ सकती है। वह वास्तव में स्मार्ट और चतुर है। इसकी तुलना में हुआ थान उयेन नाम की लड़की वास्तव में नहीं जानती कि कैसे व्यवहार कुशल होना चाहिए। एमसी ने हुआ थान उयेन को देखा, अंदर ही अंदर आह भरी और अपना सिर हिलाया। मंच पर माहौल सामान्य हो गया। एमसी को हुआ किंग वान के बारे में बुरा लगा, इसलिए उसने उसे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया। इंटरव्यू के अंत में हुआ किंग वान ने 10 वाक्य भी नहीं बोले थे, जबकि अन्य लोग हंस रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे। वह उपेक्षित थी और अपनी बात कहने में असमर्थ थी। जिस कोण तक कैमरा नहीं पहुंच सका, वहां हुआ थान उयेन ने अपने दांत पीस लिए और अपने नाखूनों को शरीर में गहराई तक गड़ा दिया। बहुत सारे साक्षात्कार हो चुके हैं। अब सबसे प्रतीक्षित भाग आता है, जिसमें प्रशंसकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। कार्यक्रम में यादृच्छिक रूप से 10 प्रश्न चुने जाएंगे। जिसका भी नाम लिया जाएगा उसे ईमानदारी से उत्तर देना होगा। एमसी बहुत उत्साहित था। इस सेगमेंट में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। यह सब कंप्यूटर द्वारा चुना गया था। नेटिजन्स के सवाल बेहद अजीब थे। सभी तरह की समस्याएं थीं। यह सब यहाँ बैठे व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता था। पीछे की स्क्रीन चमक उठी। लाइव प्रसारण चैनल दिखाई दिया। कंप्यूटर ने जल्दी से पहला प्रश्न चुना। एमसी ने स्क्रीन को देखा, मुस्कुराया और कहा, इस दोस्त की समस्या काई का और तूवू से संबंधित है। उसका सवाल है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है जो किसी को नहीं बताया जा सकता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लाइव प्रसारण चैनल पर तुरंत हंगामा मच गया। प्रशंसक पूरे स्क्रीन पर पागलों की तरह स्पैमिंग करने लगे। दरअसल एमसी ने उन दोनों के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी।
इसलिए वह थोड़ा उत्सुक था। क्यों का जल्दी से हम प्रशंसकों की जिज्ञासा को संतुष्ट करो। हुआ थान उयेन को थोड़ी राहत मिली। उसे यकीन था कि न तो काई लैम और न ही चू तू वो अपने खून के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की हिम्मत करेंगे। इसलिए इस समस्या को सुलझाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। तू वो को शर्मिंदा देखकर ही वह खुश हो गई। अप्रत्याशित रूप से काई लैम ने सहजता से उत्तर दिया, बेशक एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे किसी को नहीं बताया जा सकता। अध्याय 55। एमसी स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकता था, लेकिन अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर सेलिब्रिटी कभी भी इस मामले के बारे में सच नहीं बताते हैं, इसलिए काई लैम निश्चित रूप से इससे इनकार करेगा। तो जवाब, रिश्ता किसी को नहीं बताया जा सकता, बेशक है, को एमसी द्वारा स्वचालित रूप से बेशक नहीं है में बदल दिया गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने प्रशंसकों को निराश किया है। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के बाद से केका ने वास्तव में घोटालों के लिए नहीं कहा है। उनका निश्चित रूप से टू वू के साथ कोई संबंध नहीं है। रुको, क्या उसने कुछ गलत कहा? यहाँ तक बोलते हुए एमसी ने अचानक हुआ थान उयेन के हाव भाव देखे जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। तभी उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। हे भगवान, काई लैम ने अभी क्या कहा? इसका उत्तर नहीं ही होगा। क्या वह इसे स्वीकार करेगा? इसमें कुछ गड़बड़ है। एमसी वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। वह मूर्ख था। लाइव प्रसारण देख रहे दर्शक भी मूर्ख थे। टिप्पणी अनुभाग अचानक अजीब तरह से चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद यह आतिशबाजी की तरह फट गया। क्या कोई गलती है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कान तो निश्चित रूप से टूट गया है। आखिर यह सवाल किसने पूछा? कौन है भाई? जब मैंने प्रश्न देखा तो मैं खुशी से हंसा, क्योंकि मुझे पता था कि क्याका को निश्चित रूप से तू वो द्वारा थोड़ा चिढ़ाया जाएगा। बस इसके बारे में सोचना मजेदार था। लेकिन आज का क्वींस का हाल हमेशा जैसा नहीं है। इसे स्वीकार क्यों करें? क्या आप दोनों बहनें नहीं हैं? रिश्ता किसी को बताया नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ जोर दो, किसी को बताया नहीं जा सकता। बहनचारा आपकी कल्पना में है। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि वे दोनों प्यार में हैं। पूरे चेहरे पर आंसू गिर रहे हैं। कौन सा पंथ कहता है बहन का प्यार सच है? क्या थप्पड़ खाने से आपका चेहरा दुखता है? एमसी ने स्क्रीन पर लगातार बढ़ती टिप्पणियों को देखा, एक गहरी सांस ली और निर्देशक को पर्दे के पीछे से आंख मारते हुए देखा, जो उसे इस मामले की गहराई से जांच करने का संकेत दे रहा था। काई लैम के इस वाक्य की बदौलत रेटिंग तुरंत तेजी से बढ़ गई और लाइव प्रसारण वेबसाइट को भी कई हजार से अधिक अनुयायी मिले। वे लगातार आश्चर्य, खुशी, अविश्वास व्यक्त करते रहे और यहाँ तक कि चिल्लाते रहे कि तू वो अयोग्य है। ऐसे कई लोग भी थे जो उसका विरोध करना चाहते थे, जिससे सर्वर अस्थायी रूप से लगभग बंद हो गया। लेकिन फिर भी कार्यक्रम की अपनी खूबियां रही हैं। इसके समाप्त होने के बाद राजस्व निश्चित रूप से कम नहीं होगा। एमसी ने जल्दी से पूछा, भाई काय, तुम्हारा क्या मतलब है? हान डीएम ने उत्सुकता से क्या लैम और तू वो को देखा। सेट पर बिताए 3 महीनों में उन्हें पता था कि वे एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन उन दोनों के बीच का माहौल प्रेमी जोड़े जैसा नहीं था। हान डीएम का मानना है कि प्रशंसक जिस बहनचारे की बात करते हैं वह उनके लिए अधिक उपयुक्त है। तू वो को उम्मीद नहीं थी कि काई लैम ऐसा कहेगी, लेकिन वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई और फिर हमेशा की तरह शांत हो गई। कोई बात नहीं, चाहे उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने खून के रिश्ते की घोषणा की हो या नहीं, इससे उनकी भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर काई लैम यह कहना चाहता था तो उसे कहने दो। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या काई परिवार की कोई राय है या नहीं,
तुवो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दरअसल काई लैम भी चिंतित थी। उसने अपनी बहन की ओर एक नज़र डाली। यह देखकर कि तुवो के चेहरे पर घृणा का कोई निशान नहीं था, उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल असहनीय खुशी से भर गया। परिणामस्वरूप जीलिन का साहस धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी आत्मा प्रचंड हो गई और उसकी पीठ सीधी हो गई। हुआ थान उयेन ने उसके हाव भाव देखे और तुरंत उसके दिल में एक बुरी भावना उत्पन्न हुई। क्या काई लैम इस कार्यक्रम का उपयोग सार्वजनिक रूप से तुवो के साथ अपने संबंधों की घोषणा करने के लिए करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो तुवो ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया है। शोहरत और प्रशंसकों की संख्या के मामले में भी वह उससे कई गुना ज्यादा है। अगर यह रिश्ता सामने आ जाए तो यह काई लैम के प्रशंसकों द्वारा पूरे दिल से उसका समर्थन करने से अलग नहीं होगा। ठीक उसी तरह तुवो के पास अचानक बड़ी संख्या में वफादार प्रशंसक होंगे, जिससे उसके लिए उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। हुआ थान उयेन ने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोला। क्या का? तुम मजाक कर रहे हो, है न? यह मामला कुछ हद तक निजी जीवन से जुड़ा है। क्यों न हम कोई दूसरा सवाल चुनें? क्या लैम ने उसके शब्दों को ऐसे समझा जैसे वे हवा के झोंके हों जो उसके कानों के पास से बह रहे हों। उसने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब एमसी ने एक बार फिर हुआ थान उयेन को देखा, तो बुरी छवि लगातार बढ़ती गई। क्या आप नहीं देख सकते कि वह सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहना चाहता है? आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? काई लैम ने तुवो को देखा। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी, जैसे कि दिखावा कर रहा हो। बहन, तुवो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने यह कहा, और यह बात उन्होंने कई प्रशंसकों के सामने कही। इस दिन जीलिन लंबे समय से इंतजार कर रहा था और आखिरकार सभी के सामने खुले तौर पर घोषणा कर सकता है, झो सियू उसकी बड़ी बहन है। अप्रत्याशित रूप से एमसी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ओह, और क्या? और क्या? क्या वह स्पष्ट रूप से नहीं बोला? काई लैम, जो पहले बहुत उत्साहित थी, पर एमसी ने ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। वह थोड़ा गुस्से में था और उसने जोर देकर कहा, हम असली बहनें हैं, एमसी। भाई काई, क्या आप प्रागैतिहासिक मनुष्य हैं? उन दोनों की बहन जैसी सीपी लंबे समय से ऑनलाइन फैली हुई है। चाहे वह कितनी भी बार इस पर जोर दे, यह सिर्फ इतना ही है। लेकिन एमसी वास्तव में अनुभवी है, उसकी कामचलाऊ क्षमता बहुत मजबूत है। उसने तुरंत मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए कहा, भाई काई, इस रहस्य को ऐसा कुछ नहीं माना जाता है जिसे किसी को नहीं बताया जा सकता है। नेटिजन्स की ज्वलंत आंखें और सुनहरी आंखें बहुत पहले ही इसे देख चुकी हैं। आइए इस उत्तर को उत्तर के रूप में न माने। क्या हम अपने भाई काई को बाद में एक गाना गाने के लिए दंडित कर सकते हैं? काई लैम, रुको। उसने जो कहा वह सच है। वह बड़ी स्क्रीन पर शून्य से देखता रहा। टिप्पणियां बार बार आती रहीं। बड़ी कठिनाई से वह कुछ टिप्पणियां पढ़ सका, जिसने भी हमें एक पंथ कहा है। जल्दी करो और बाहर आओ और पिटो। मालिक ने मान लिया है। क्या तुम्हारे चेहरे अभी तक सूजे हुए हैं? कस्टर्ड भरने के साथ तिल के बीज निश्चित रूप से नहीं खोएंगे। आगे बढ़ो। 500 भाई स्पैम करो और इस जगह को समतल करो। जीजी के आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर, जब उसे लगा कि उसने कुछ धरती हिला देने वाले रहस्य का खुलासा किया है, तो वास्तव में दुख होता है। मुझे लगता है कि वह वेबो को फॉलो नहीं करता है। यह बात सभी को पहले से ही पता है। बस अगले प्रश्न की प्रतीक्षा है। क्या भाई काई ने स्वीकार किया कि वे बहनें हैं? क्या यह बात सभी को पता नहीं है? KYCA वास्तव में एक कस्टर्ड है। कॉमिक में मूल रूप वास्तव में वह है। अरे ऊपर, आप भी कैम ली के प्रशंसक हैं, है ना? काई लैम, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। हम सगी बहनें हैं।
तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? इससे पहले कि काई लैम कुछ समझा पाती, एमसी ने उसे मंच के बीच में खींच लिया। उसने एक गाना गाना समाप्त किया और वह अचंभित हो गया। जब वह अपनी सीट पर लौटा तो वह अभी भी थोड़ा संघर्ष करना चाहता था। यह वैसा नहीं है जैसा हर कोई सोचता है। हम असली बहनें हैं, असली बहनें, समझे? एमसी ने मुंह बनाया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। भाई काई इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच बहन का रिश्ता बेहद पवित्र है, खून के रिश्तेदारों जैसा, है न? चिंता मत करो, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। काई लैम, नहीं, आप लोगों को थोड़ा और सोचना चाहिए। तू ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। यह देखकर कि काई लैम अभी भी बहस करना चाहता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह चुपके से उसकी शर्ट खींचे, मुस्कुराए और सिर हिलाया। यह सही है, हम बहनें हैं, उसने खुलकर और उदारता से स्वीकार किया, और जी लिन तुरंत अत्यधिक प्रभावित हो गई। दुर्भाग्यवश दर्शकों ने इतना नहीं सोचा। शो अनबिलीवेबल चैलेंज ने बहनचारे की आग को प्रज्वलित किया, और श्रृंखला तिल के बीज और कस्टर्ड फिलिंग ने उस आग को और भी मजबूत बना दिया। उनके बहन जैसे रिश्ते को जल्द ही ऑनलाइन समुदाय द्वारा मान्यता मिल गई, यहाँ तक कि जी लिन के प्रशंसक भी इस समूह में शामिल हो गए। तो जब उनका जवाब सुना तो प्रशंसक जोर से हंस पड़े, यह सोचकर कि हर कोई इस कहानी को नहीं जानता और इसे सच नहीं मान रहा। टू वू की स्वीकारोक्ति इस बात को साबित करने के लिए एक शक्तिशाली सबूत है कि मालिक सहमत है। हुआ थान उयेन ने स्क्रीन पर काफी टिप्पणियां पढ़ी। वह धीरे धीरे शांत हुई और राहत की सांस ली, लेकिन अपने दिल में वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। सचमुच भाग्यशाली, चाहे यह कितना भी सच हो, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। एमसी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ऐसा लगता है किसी यूं नहीं चाहता कि जी को दंडित किया जाए। कितना गहरा भाईचारा प्यार है। अब अगला प्रश्न चुनते हैं। हालांकि यह अफसोस की बात है कि यह एक गुप्त संबंध नहीं है। जी लिन ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि वे बहनें हैं। इसे भी एक हाइलाइट माना जा सकता है। थोड़ा संपादन दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। प्रशंसकों की ओर से कई सवाल पूछे गए, लेकिन काई लैम अभी भी असमंजस की स्थिति में थी। मैं कौन हूँ? यह कहाँ है? जब मैं सच बताती हूँ तो कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? एमसी ने जो भी पूछा उसने बस यंत्रवत उत्तर दिया, जैसे भूतों का झुंड हो। प्रशंसक पुरुष देवता के मूर्खतापूर्ण चेहरे को देखते रहे और चिल्लाते रहे। जब तक काई लैम ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके हैरान भाव को अनगिनत बार कैद किया जा चुका था। दर्शकों के प्रश्न स्क्रिप्ट की तरह औपचारिक नहीं थे और बेहद दिलचस्प थे। माहौल काफी सहज हो गया था। कभी कभी हंसी के फव्वारे भी पड़ते थे, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर हुआ थान उयेन। कारण बहुत सरल है, इस प्रश्न का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उसने जानबूझकर अपना हाथ दिखाया था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी चोट कैसी थी या पोस्टर पर उसका स्थान क्यों बदला गया था। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि हुआ थान उयेन के चेहरे पर अभी भी एक चमकदार मुस्कान थी, लेकिन जब वह तू वो को देख रही थी तो उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी। उसने सब कुछ छीन लिया था। ऑनलाइन समुदाय का ध्यान केवल चू तू वो पर ही क्यों है? उसमें ऐसी क्या खूबी है? लेकिन किसी ने भी हुआ किंगवान की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि चूंकि दर्शकों के प्रश्न केवल 3 मुख्य अभिनेताओं पर केंद्रित थे, इसलिए कैमरे का ध्यान भी उस पर बहुत कम था। एमसी ने आखिरी सवाल चुना, तू वो के लिए एक और सवाल। इस लड़की ने पूछा, मैंने सुना है कि आप कॉमिक लेखक कैम ली के एक वफादार प्रशंसक हैं और आपने वीबो पर भी कबूल किया है।
कैम ली की कॉमिक को एक टीवी श्रृंखला में रूपांतरित किया जाने वाला है। एक वफादार प्रशंसक के रूप में, क्या आप मुख्य महिला भूमिका के लिए ऑडिशन देंगी? एमसी ने अपनी हंसी वापस पकड़ ली। उसने पहले भी इसके बारे में सुना था। वो ने कई बार लोगों को गड्ढे में घसीटा था। उसने कितने प्रशंसकों को नुकसान पहुंचाया था, यह अज्ञात था। उसने भी उत्सुकता से पूछा, वो क्या तुम्हारा यह इरादा है? अगर यह सफल हो जाता है तो तुम निश्चित रूप से इतिहास में सबसे वफादार प्रशंसक बन जाओगे। वो के होठों पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। नहीं, हम इस मुद्दे को फिर से क्यों उठा रहे हैं? स्क्रीन के पीछे के प्रशंसकों को नहीं पता था कि वो को अंदर से कैसे सताया गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सवाल देखा, वे उत्साहित और शोर मचाने लगे। आपको वह महिला प्रधान भूमिका मिलनी चाहिए। मुझे आप पर विश्वास है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वह मना नहीं करेगी। आखिरकार सीयू कलाकार जिन ली को कबूल करने वाला पहला व्यक्ति था। मुझे ऐसा लगता है कि वह उस प्रकार का व्यक्ति है जो अपनी मूर्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। अगर मैं गड्ढे में भी कूद जाऊं तो मुझे घुटनों के बल बैठकर ही कूदना होगा। अपने आदर्शों के लिए प्रशंसकों का दिल सचमुच छू लेने वाला है। कैम ली, क्या तुम देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो जल्दी से भरना, गड्ढा देना। मैं